नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपत्ति को बड़ा झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत के साथ 6 मई तक जेल। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी पर मचा घमासान, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी, आमने सामने बीजेपी और शिवसेना। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 5 आरोपी फरार, रोहिणी कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। ममता बनर्जी की जहांगीरपुरी आई फैक्ट फाइंडिंग टीम ने दी रिपोर्ट, कहा लोग पिंजरे में हैं कैद, डर के साए में जीने को मजबूर। अफगानिस्तान आतंकियों ने किया पाकिस्तान चौकी पर हमला, 7 सैनिकों की मौत के बाद सुरक्षा बनी गंभीर चुनौती। आज की पहली खबर मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर घमासान पर। हनुमान चालीसा विवाद में महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा भी फंस गई हैं। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 6 मई तक के लिए जेल भेज दिया और अब जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। पुलिस ने राणा दंपत्ति की 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। नवनीत राणा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में एक और एफआईआर दर्ज की गई। यही नहीं, राणा दंपत्ति के खिलाफ राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। डॉक्टर साहब, क्या हनुमान चालीसा पढ़ना इतना बड़ा पाप या गुनाह हो गया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत कितना बड़ा अन्याय है? देखिए, जब अंधेर नगरी चौपट राजा होता है तो यही होता है। आपने हनुमान चालीसा को 2 समुदायों के बीच घृणा और हिंसा भड़काने का पाठ बता दिया। वो हनुमान चालीसा जो नवनीत राणा और उनके पति ने मातोश्री के बाहर पढ़ा ही नहीं, उस जुर्म में उन्हें आपने जेल भेज दिया। कैसी पुलिस है, कैसी सरकार है और कैसा हमारा कोर्ट है। भाई, आप कोई जुर्म करें जी, तब तो सजा मिले, बात समझ में आती है, लेकिन बिना किसी कसूर के आपने उसे जेल में डाल दिया। ये सवाल तो पूछे जाएंगे। दूसरी बात, एक एफआईआर पहले की गई कि भाई ये समाज में 2 समुदायों के बीच भावना भड़काने का काम कर रही है। ये उससे मन नहीं भरा, आपने राजद्रोह का लगा दिया। ये कानून वैसा ही कानून है कि जिसके खिलाफ लुटियन गैंग हमेशा काम करता रहता है कि भाई ये कानून को हटाओ, अंग्रेजों के जमाने का कानून है। लेकिन महाराष्ट्र में लगा दिया गया। कोर्ट में पूछताछ हुई कि भाई बताओ, कोई ऐसा बयान उसने दिया, कोई ऐसा कृत्य उन्होंने किया कि जिससे राजद्रोह समझ में आ रहा हो? कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत। समझना पड़ेगा कि भाई ये देश में कानून का राज कैसे चलेगा। मसला यहीं खत्म नहीं होगा। ये हाईकोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। कई बार महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र के कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है। इस बार भी वही होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन फटकार लगाने से क्या होगा? जिन अधिकारियों के कर कमलों के द्वारा ये पाप हुआ, जो लोग इस पाप के भागीदारी, हिस्सेदारी हैं कि एक महिला सांसद को आपने जलील किया, बिना किसी कसूर के आपने उसे जेल भेज दिया, उसकी भरपाई क्या हमारे सिस्टम में इस तरह का कोई व्यवस्था है कि जिसमें इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके? वो नहीं है। और इसीलिए ये मनमानी चलती है। महाराष्ट्र में संविधान का राज नहीं है, वहाँ कानून का राज नहीं है। वहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस पे
सरकार चलाई जा रही है। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद चरम पर है, जिस पर हाई ड्रामा करने के बाद राणा दंपत्ति को जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद यह विवाद राजनीतिक रूप ले चुका है। शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। शिवसेना नेता सांसद संजय राउत ने बोगस कास्ट सर्टिफिकेट मामले से खुद को बचाने के लिए नवनीत राणा पर केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर पूरे मामले को संभालने के तरीके को बहुत बचकाना करार दिया। डॉक्टर साहब, किसके आरोप सही हैं और कौन बदले की राजनीति कर रहा है? अरे भाई, उसके कास्ट सर्टिफिकेट गलत हैं, राजद्रोह लगा दोगे? उसको जो आपने जेल भेजा है वो कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से है। और ये किस तरह की राजनीति है संजय राउत की? वो कह रहे हैं कि भाई मातोश्री के ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा तो हम 20 फीट जमीन नीचे गाड़ देंगे। ये भाषा तो सड़क छाप है। ये किसी सांसद, किसी सरकार चलाने वाली पार्टी के प्रवक्ता की इस तरह की भाषा नहीं हो सकती। इस तरह की भाषा अगर आपका इस्तेमाल भी करना है, सरकार से रिजाइन कर दीजिए। सरकार चलाना एक जिम्मेदारी है। यहां ईगो के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बड़े बड़े लोग करते हैं ये, इस तरह से नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसी को भी आप पकड़ के कहीं भी आप अंदर डाल देंगे और देश की जनता उसमें आपको आपके साथ खड़ी हो जाएगी। भाई कितने लोग थे, कितने लोग थे नवनीत राणा के घर के बाहर? 200, 300, 500, इतनी बच गई है शिवसेना की संख्या। मातोश्री के बाहर कितने लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए आए थे? 500, 1000, इतने ही शिव सैनिक बच गए हैं। ये भी नहीं बचेंगे। इस तरह के जो करतूत इस सरकार के द्वारा हो रही है, एक एक करके सारे लोग छोड़ के जाएंगे और शिवसेना अपने आप को अकेली पाएगी। हर चीज की एक इंतहा होती है। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो पाप की इंतहा है। ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ हनुमान चालीसा विवाद में महाराष्ट्र की सरकार लोगों को जेल में डाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जहांगीरपुरी में जयंती को लेकर हुई हिंसा में 5 आरोपी फरार हो गए हैं, यानी कि जान बचाकर भाग निकले हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पुलिस इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में दबिश दे रही है, क्योंकि यही इन लोगों ने अपना अड्डा बना रखा है। डॉक्टर साहब, ये आरोपी फरार होकर बंगाल बिहार क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि ये लोग वहीं से आए हैं। ये पूरा नेटवर्क है। हमने 3 दिन पहले ये खबर दी थी कि जो दंगे के आरोपी हैं वो भाग रहे हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशी से भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं? जहां से आए थे वहीं से। जो सेफ हेवन है, सेफ हेवन कौन कौन सा है? असम जाएंगे नहीं, ये वहां पकड़े जाएंगे, वहां पिटाई भी होगी। बंगाल सेफ हेवन है तो वहाँ वो जा रहे हैं, वहाँ छिप रहे हैं। ये जो अंसार मालूम चल रहा है कि उसका बंगाल के अंदर बिल्डिंग भी है, पत्नी भी है, घर द्वार सब कुछ है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है जहांगीरपुरी, इसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया गया है। सेकुलर वोट कहा जाता है इनको, कि सेकुलरिज्म के नाम पे आप इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को आप बसाने के लिए यहाँ पे उसी की राजनीति ये लोग करते हैं, उसी की खाते हैं जी। बृंदा करात ऐसे नहीं पहुंच गई थी वहां पे, केजरीवाल ऐसे छाती नहीं पीट रहा। तो ये चीजें तो पहले से मालूम है। कुल मिलाकर के देखिए 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 27 और आरोपी बनाए गए हैं, जिनका सीसीटीवी फुटेज के जरिए जिनको चिन्हित किया गया है। उनमें से कुछ लोग भाग गए हैं, उनका कोई ट्रेस ही नहीं पता चल रहा है। ये पश्चिम बंगाल से चले जाएंगे बांग्लादेश, जहां से आए थे। और यहां की सरकार, यहां की पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसके बारे में भी यही कहा गया कि इन्होंने हिंदू महिलाओं के साथ रेप किया, मर्डर किया, घर में आग लगाया, लूटपाट मचा करके ये लोग पश्चिम बंगाल छोड़ करके वो बांग्लादेश चले गए। जब मामला शांत होगा फिर से ये वापस आ जाएंगे। यही तो सेक्युलरिज्म है हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों का, कि आप इस तरह के गैंगस्टर्स, इस तरह के इलीगल गतिविधियों में शामिल लोगों के जरिए आप राजनीतिक हित साधते हो।
जी डॉक्टर साहब, जहांगीरपुरी हिंसा का मामला हर राज्य में उठ रहा है और राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जिसका पूरा फायदा उठा रही हैं। ममता बनर्जी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को सच का पता लगाने के लिए दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भेजा था, जिसने वापस जाकर ऐसी रिपोर्ट दी कि ममता बनर्जी केंद्र को घेर सके। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि हिंसा के बाद जहांगीरपुरी के लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, डर के साए में जी रहे हैं लोग। आपको बता दें कि काकोली टीम का नेतृत्व कर रही थी, जिसमें सभी महिलाएं थी। डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट कितनी सही है या ममता बनर्जी ने अपने फायदे के लिए झूठ बोल दिया है? रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए इस तरह के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को। बकवास है इस राजनीति में। ममता बनर्जी को फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजना चाहिए था बंगाल के अंदर, जब वो चुनाव जीत करके आई और जिस तरह से हजारों महिलाओं, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, तब फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने में इनको दिक्कत हो रही थी। ममता बनर्जी राजनीति नहीं कर रही, देश को तोड़ने का वायरस पूरे देश में फैला रही हैं। और ये दस्तीदार कहां गई थी? मुसलमानों की बस्ती में जाकर के आप छाती पीट रहे हो कि लोग यहां पिंजरे में बंद हैं। अरे पिंजरे में बंद तो वहां के हिंदू हैं, वहां के हिंदू बच्चियां हैं जो जहांगीरपुर के उस इलाके की तरफ जा नहीं सकती जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों, इनके वोट बैंक के लोग बैठे हुए हैं। पकड़े जा रहे हैं गैंगस्टर्स, पकड़े जा रहे हैं हवाला रैकेटियर्स, पकड़े जा रहे हैं सट्टेबाज, पकड़े जा रहे हैं ऐसे लोग जो पश्चिम बंगाल को सेफ हेवन समझते हैं। ये 5 भाग के बंगाल पहुंचे हुए हैं और ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को साधने के लिए, मुसलमानों को बरगलाने के लिए कह रही है कि भाई जहांगीरपुर के अंदर महिलाएं पिंजरे में बंद हैं। मुस्लिम महिलाएं नहीं, हिंदू वहां पे पिंजरे में बंद हो गया है। और मैं तो ये कहूंगा, इस तरह का पिंजरा बड़ा बड़ा बंगाल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है जहां हिंदू खुल के सांस नहीं ले सकता। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अगर कहीं बनानी भी है, ममता बनर्जी को अपने बंगाल में झांकना चाहिए। सपना दिखाने वाला चला गया कांग्रेस पार्टी में, जो इनको बता रहा था कि प्रधानमंत्री बना देंगे। तो ये डेस्परेट मूव्स हैं और इसलिए इन सबको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो गई है। ताजा मामला पाकिस्तान की चौकी का है। अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने सीमा पार पाकिस्तान की सैन्य चौकी पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में 7 सैनिकों की मौत हुई है। पाकिस्तानी सेना ने खुद ये जानकारी दी, यानी कि अब सुरक्षा पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान ने यह हमला क्यों किया है पाकिस्तान पर? देखिए, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने हवाई हमले किए थे इस बात को ये करने के लिए कि कुछ तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसके आतंकी वहाँ पे हैं। फिर दूसरा मसला, पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ड्यूरन लाइन के ऊपर वो अपनी फेंसिंग करेगा। अफगानिस्तान कह रहा है, वहाँ की जो तालिबान है वो ये कह रहा है कि भाई मैं ड्यूरन लाइन को नहीं मानता और इस तरह का काम अगर आप करेंगे कि हवाई हमले करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है कि इनको लगा था कि तालिबान की सरकार हम बना देंगे और प्रॉक्सी के रूप में हम पूरे अफगानिस्तान के ऊपर राज करेंगे। तालिबान की सरकार बन गई और तालिबान ने पाकिस्तान को डिच कर दिया है और इसलिए आतंकवाद के खिलाफ मुहिम के नाम पे पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई भी एक्शन लेगा तो यही तालिबानी पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर देंगे। ये 7 लोगों की मौत ये पहली नहीं है, इससे पहले भी बॉर्डर्स के ऊपर ये तालिबानियों ने कई सारे दर्जन से ऊपर पाकिस्तानी सैनिकों को वो लोग मार चुके हैं और ये धीरे धीरे एस्केलेट होता चला जा रहा है। एक तो पाकिस्तान प्ले बॉय टर्न प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जूझ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा क्रिएटेड तालिबान वो इनके सिर पे बैठ के इनकी मुसीबतें बढ़ा रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।